डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज का जो अपना इस सुहाने शाम का जो विषय है वो है बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ साइकोपैथोलॉजी। जो साइकोपैथोलॉजी है उसको एक्सप्लेन करने के बहुत सारे मॉडल्स हैं। मॉडल का मतलब ये होता है बहुत सारी एक स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स हैं, मतलब फिक्स है वो। तो उनमें से एक है हमारी बायोलॉजिकल मॉडल। ठीक, आपके सामने जो स्क्रीन पर ब्रेन के कुछ इमेजेस लगी हुई है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति नॉर्मल होता है, यानी कि इसके अंदर किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी नहीं होती है, उसके ब्रेन की इमेजिंग हम करेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगी। ये कलर उसमें आएंगे, दूसरे ब्रेन की इमेज ऐसी दिखाई देगी। मैं नेट से लिया फोटो ये। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर साइकोपैथोलॉजी होगी, किसी प्रकार का कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या प्रॉब्लम, उस ब्रेन की अगर इमेज करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। आप ध्यान दीजिए, जो सामने का एरिया है, देखिए इसमें ये ग्रीनिश येलोइश ऑरेंज कलर का है इन दोनों में, बट इसमें ये ब्लूइश कलर का है, डार्क और लाइट ब्लूइश कलर। ठीक है। और ये जो है अंदर देखेंगे यहाँ पर किस तरह से ब्लूइश कलर में येलो कलर में है और ब्लैक एरिया है, पर यहाँ पर ब्लैक एरिया बहुत ज्यादा है। ठीक, बैक में आप देखें यहाँ पर ये ऑरेंज कलर से दिखाई देता है, बट यहाँ पर ऑरेंज कलर मिसिंग है। सो अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो ये दिखाई देता है, ये शो कर रहा है देयर आर बायोलॉजिकल causes, biological reasons, organic reason for the mental disorders। और यही हमारा आज का मॉडल है। द नेक्स्ट पार्ट इज assumption ऑफ बायोलॉजिकल मॉडल। assumption क्या होती है? assumption एक धारणा, एक मान्यता होती है जिसको मान करके कोई ना कोई मॉडल तैयार किया जाता है, कुछ माना जाता है, उसके आधार पर ही कुछ मॉडल, कुछ बिल्डिंग, कुछ समथिंग समथिंग तैयार की जाती है। मान्यता, आप देखिएगा कि साइंस के अंदर अजम्पशंस होती हैं। उन अजम्पशन के बेस पर ही, उनके आधार पर ही हम अपने मॉडल्स, अपनी सारी चीजें तैयार करते हैं। ठीक है। जैसे कि एक मोटी अजम्पशन है, आप ये मानकर चलते हैं कि पढ़ाई करने से आपकी लाइफ में गुणवत्तापूर्ण बदलाव आएगा। ये अजम्पशन है। तो इस मान्यता को मानकर ही हम सब लोग पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोचिंग लेते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं और फाइनली अपने लाइफ को हम क्वालिटी देते हैं, गुणवत्तापूर्ण बनाते हैं। अजम्पशन होगी ना ये मान्यता। तो इसी प्रकार से अपना जो बायोलॉजिकल मॉडल है उसकी भी एक अजम्पशन है। उसकी ये मान्यता है, वो ये मानता है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रिजल्ट्स फ्रॉम बायोलॉजिकल कॉजेस। सिंपल सी बात है कि जो मनोवैज्ञानिक, जो मानसिक विकार व्यक्ति के अंदर होते हैं, उनका कारण ऑर्गेनिक या जैविक कारण होता है। ठीक है। इस अजम्पशन को मान करके ये मॉडल आगे चलता है। जब आप इस बात को मान लेंगे तभी इसको हम आगे बढ़ेंगे, और मानने के सिवा और बात चाहना भी नहीं है। तो आपको एक बात समझ नहीं होगी मैं इस पर क्यों जोर दे रहा हूं बार बार। इसलिए मैं जोर दे रहा हूं कि आपको इन अजम्पशंस को, इस खास करके इस अजम्पशन को, इस मान्यता को ध्यान से समझना है। जब तक आपको ये अजम्पशन समझ में नहीं आएगी तब तक ये बायोलॉजिकल मॉडल समझ में नहीं आएगा। आप केवल रट सकते हैं, उसको समझ नहीं पाएंगे। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, द बेसिक अजम्पशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉडल इज दैट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रिजल्ट्स फ्रॉम बायोलॉजिकल कॉजेस। ओके। अब आप इसको इस तरह से समझे कि आज आप मनोविज्ञान के छात्र, स्टूडेंट होते हुए ये मान लें कि जो मनोवैज्ञानिक परेशानियां व्यक्ति के अंदर होती हैं, जो मानसिक विकार व्यक्ति के अंदर होते हैं, उनका कारण केवल और केवल जैविक होता है। आज के लिए आप ये मान लें। जब आप इस मान्यता को मान लेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आगे हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर? ओके। अब पॉइंट हमारा आगे आता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द बायोलॉजिकल कॉजेज। जब हमने ये मान लिया है, when we assume that psychological disorders are the result of the biological causes, अर्थात जब हमने मान लिया कि जो मानसिक विकार हैं उनका कारण जैविक होता है, तो फिर वो कौन कौन से जैविक कारण है? सबसे पहला है ब्रेन। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आपके पास ये है, ये रहा इधर।
फर्स्ट इज ब्रेन, बायोलॉजिकल कॉजेज में तो ये है आपका ब्रेन। दूसरा है आपका नर्वस सिस्टम, जो बॉडी के अंदर नर्व्स हैं वो एक उसका एक सिस्टम होता है वो। तीसरा बायोलॉजिकल कॉजेज है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है अनुवंशिकता, अब बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। और फोर्थ वन इट इज एंडोक्राइन सिस्टम, जो आपकी ग्लैंड्स होती हैं, तो वेरियस बॉडी के अंदर आपकी ग्लैंड्स हैं, उनके कारण भी व्यक्ति के अंदर मानसिक परेशानियां होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट विद द ब्रेन। फर्स्ट बायोलॉजिकल कॉज जो है कारण ब्रेन। आपको पता है ये ब्रेन हमारा, उसके कारण हमें बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। माल फंक्शन यानी कि ब्रेन में किसी प्रकार का, जो ब्रेन काम करता है उसमें किसी प्रकार की अगर कोई कोई कमी आ जाती है तो उसके कारण व्यक्ति के अंदर जो उसका स्ट्रक्चर है ब्रेन का, उसके कारण व्यक्ति के अंदर क्या होने लगता है, कई सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं। एक उदाहरण के तौर पर एक स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है जो आप आगे आने वाले यूनिट्स में पढ़ेंगे। उसमें पाया गया है कि 25% जो व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया से सफर करते हैं, इस बीमारी जिनको होती है, उनमें यह पाया गया है कि उनके मस्तिष्क में जो ग्रे मैटर होता है उसकी जो वॉल्यूम होती है वो 25% कम होती है नॉर्मल व्यक्तियों के कंपैरिजन में। यानी कि जिसको स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, अगर उसके अंदर ब्रेन वॉल्यूम उसकी 100 है, तो जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है उसमें 75 मिलेगी, 75 मिलेगी। क्लियर? तो ये एक कारण है। देखिए, ब्रेन के स्ट्रक्चर के कारण उसके अंदर ग्रे मैटर कम है 25%, उसे स्किज़ोफ्रेनिया है। क्लियर? अब और ये खासकर कहां पाया जाता है, आपके टेम्पोरल, टेम्पोरल ये वाला हिस्सा होता है, इसको टेम्पल बोलते हैं इस हिस्से को, ये वाला टेम्पोरल यानी मस्तिष्क के अंदर, और ये फ्रंटल, ये वाला फ्रंटल लोब, इन दोनों खास करके इसमें इस एरिया में जो ग्रे मैटर है वो 25% कम होता है। ठीक है, और ये जो एरियाज हैं, जो फ्रंटल है और टेम्पोरल लोब है, आपके मस्तिष्क के कौन से हिस्से के साथ वो डील करते हैं, वो करते हैं एपिसोडिक मेमोरी, देन प्रोसेसिंग ऑफ ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, यानी कि जो सूचना आती है, जो स्मृति है, एपिसोडिक स्मृति बोलते हैं उसको, घटनाओं से संबंधित स्मृति होती है, एपिसोड संबंधित होती है। फिर जो इंफॉर्मेशन जो कानों से हमारे सूचना जाती है उसकी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, जजिंग एटसेट्रा, ये सारी घटनाएं आपके जो होती है टेम्पोरल और ये आपका टेम्पोरल और फ्रंटल लोब में होती है। लेकिन जब इन्हीं में कुछ परेशानी आ जाएगी तो आप समझ लीजिए कि आप व्यक्ति इन सारी चीजों में वो परेशानी उसको आ सकती है, उसके अंदर कमियां हो सकती है। ठीक है, ब्रेन के अंदर एक लिम्बिक सिस्टम होता है, उसके अंदर लेजेंस मतलब, और उसके अंदर किसी तरह से कोई घाव हो जाए किसी ड्रग के कारण या किसी चोट लगने के कारण से, तो व्यक्ति के बार बार उसका मूड भी खराब होने लगता है, डिस्टर्ब होने लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं ब्रेन की इंजरी के कारण, ब्रेन के स्ट्रक्चर के कारण व्यक्ति के अंदर कौन कौन से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं। दिस मीन्स दिस सिस्टम एक्सप्लेन्स, दिस मॉडल एक्सप्लेन्स दैट देयर आर द वेरियस mental disorders that occurs due to the structure and malfunction of the brain। अब ब्रेन को स्टडी कैसे किया जाता है, किसी हथौड़ा मार के या चाकू से काट के तो स्टडी नहीं होता। देयर आर नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स। नॉन इन्वेसिव का टेक्निक्स मतलब होती है जो बिना किसी सर्जरी किए, बिना कोई कट किए ब्रेन को पढ़ना। एक होती एफएमआरआई, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यहाँ पर जो एफ है वो डबल लिखा गया है, एक्चुअली वो एक होता है। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, पीईटी स्कैन और सीटी स्कैन, और कई सारी चीजें टेक्निक्स होती हैं, इनमें से कुछ का नाम लिया है, इनको नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स बोलते हैं। कई बार आपके ना ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 1 नंबर का प्रश्न ये आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नॉन इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव का मतलब है जो बिना ब्रेन के सर्जरी किए हुए, बिना कोई चीर फाड़ किए हुए ही ब्रेन को स्टडी करना या बॉडी को स्टडी करना, उनको नॉन इन्वेसिव बोलते हैं। ध्यान से सुने से आप, एफएमआरआई है, एमआरआई है, पीटी स्कैन है, सीटी स्कैन है, ये सारी होती है। तो सेकंड है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? दे आर टाइप ऑफ सम केमिकल्स।
आपके ना बायोकेमिकल्स होते हैं, दे आर फाउंड इन द ब्रेन, न्यूरॉन्स में वो पाए जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं कि वो देखो न्यूरो और ट्रांसमीटर्स है, वो सूचना को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के तक पहुंचाते हैं। कभी भी दो न्यूरॉन आपस में ऐसे जुड़े हुए नहीं होते, उनके बीच में गैप मिलेगा। ठीक है, अब इस गैप, इस न्यूरॉन ये सूचना लेकर आता है इंफॉर्मेशन, जैसे मैं बोल रहा हूं तो इंफॉर्मेशन आपके कानों के थ्रू आपके ब्रेन में पहुंच रही है। जो सुन रहे हैं केवल उनके, जो केवल ऐसे ही अपने फोन को ऑन करके बैटरी कुछ और काम कर रहे हैं, उनके लिए नहीं बात कर रहा। देखिए इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके कान के थ्रू होते हुए उसको प्रोसेस होकर जब वो जाती है, तो न्यूरॉन्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जब वो ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो कैसे ट्रांसमिट होगी जब आपस में तो जुड़े नहीं है। जब ये जुड़े हुए नहीं है तो क्या होता है, एक न्यूरॉन जो सूचना लेकर आता है वो कुछ केमिकल छोड़ता है अपने इस एंड से, और दूसरा न्यूरॉन उस एंड पर उस न्यूरोट्रांसमीटर को ग्रहण करता है और उससे वो सूचना लेता है। देखो कमाल कितना बढ़िया सिस्टम बनाया है नेचर ने, आपस में जुड़े नहीं होते। तो इस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर्स का सिस्टम चलता रहता है। अब इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिलीज में, छोड़ने में, सिंथेसाइज करने में, या इसके डिग्रेडेशन होने में, या ट्रांसपोर्टेशन होने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिस्टरबेंस आता है। सिंथेसाइज का मतलब होता है इकट्ठा होना, बनना। डिग्रेडेशन का मतलब है एक बार न्यूरोट्रांसमीटर यहां से यहां चला गया, उसने अपना काम कर दिया तो उसको ऑटोमेटिक खत्म हो जाना है। ट्रांसपोर्ट का मतलब यहां से यहां जाना। इनमें किसी प्रकार का अगर कोई डिस्टरबेंस आता है तो सर्टेनली कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स व्यक्ति को होने लगती है। ठीक है, अब देखिए एक तो ये होगा, दूसरा एक्सेस और लो, या तो बहुत ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर निकल जाए या बहुत कम निकले, तब भी व्यक्ति के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज अमाउंट ऑफ डोपामाइन। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमीटर होता है। अगर न्यूरॉन्स उसकी क्षमता, क्वांटिटी को अगर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, मैनिया होने लगता है व्यक्ति। या नोरेपिनेफ्रिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इन दोनों की क्वांटिटी अगर ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति मैनिक हो सकता है। मैनिक का मतलब बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्टिव हो जाएगा, उछलता फिरेगा, गाता फिरेगा, कुछ हो जाए, बहुत जल्दी जल्दी बोलेगा, बहुत सारे काम वो करेगा, मतलब नाचेगा कूदेगा, कोई ध्यान उसको नहीं रहेगा। मैनिया, मैनिक होने लगता है। देखिए ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये बायोलॉजिकल मॉडल एक्सप्लेन करता है। तो तीसरा पार्ट है न्यूरल ट्रांसमिशन। ठीक है, ये ब्रेन से रिलेटेड बात कर रहा था। ये तो न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, न्यूरोकेमिकल्स। न्यूरोट्रांसमिशन क्या होते हैं, abnormal neural activity can lead to mental disorders such as disruption in the movement of serotonin, or norepinephrine can lead to depression, anxiety and mood disorders. तो पहली बात थी न्यूरोट्रांसमीटर्स की, उनके कम प्रोडक्शन होने में, ज्यादा होने में, उनका डिग्रेडेशन में, या तो वो प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर न्यूरल ट्रांसमिशन का मतलब है एक न्यूरॉन्स के अंदर जो ट्रांसमिशन होता है वो इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक, अब वो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को किस प्रकार से इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। इसमें अगर किसी प्रकार की उसके मूवमेंट में, यहां से यहां वो जा रहा है, उसकी क्वांटिटी भी ठीक है, उसकी क्वालिटी भी ठीक है, सब कुछ लेके जा रहा है, लेकिन जाते वक्त बीच में कोई मान लीजिए टांग अड़ा दे, ऐसे है ये बीच, ठीक है। अब इसके बीच में मान लीजिए ये कागज का टुकड़ा है, मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये ऐसे आए और बीच में फंसा दिया इसमें। ठीक है, अब वो ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम आ गई, बेचारा यहां तक जा नहीं पाएगा, तो उसके कारण से न्यूरल ट्रांसमिशन में आने वाले रुकावट के कारण से भी कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स व्यक्ति में हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी, मूड डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं नर्वस सिस्टम, द सेकंड पार्ट। हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा, कैसे ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर्स और न्यूरोट्रांसमिशन के कारण से व्यक्ति के अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। नाउ विल स्टडी नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड का सिस्टम बाद में आएगा। जो नर्वस सिस्टम हमारा है उसको किस प्रकार से, वो क्या है, किस प्रकार का होता है, मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा। जो नर्वस सिस्टम होता है मुख्य रूप से वो दो प्रकार का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि सीएनएस और पीएनएस। ठीक है, ये आपके सामने है, इसमें आप देख सकते हैं। ये मैं कलर ले लेता हूं रेड वाला, दिस इज सीएनएस एंड दिस इज पीएनएस। ठीक हो गया। सीएनएस का में दो पार्ट होते हैं, योर ब्रेन एंड योर स्पाइनल कोड।
जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, ऐसे खोखली होती है पाइप की तरह, इस तरह से ऐसे हड्डियां जुड़ी होती है बहुत सारी, उस बीच में से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंडल ऑफ नर्व्स, एक मोटी रस्सी की तरह से नर्व्स का बंडल गुजरता है, जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। आप यहाँ डायग्राम में इस तरफ देख सकते हो, देखो ये डायग्राम देखो, ये जो सिस्टम है, ये पीला पीला लंबा लंबा दिख रहा है, ये आपका है सुषुम्ना नाड़ी, स्पाइनल कॉर्ड, और ये पोर्शन है, ये आपका ब्रेन है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिलाकर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्लियर? अब दूसरा पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। पीएनएस का मतलब हो गया आपका ये, और इसको छोड़ करके जितना भी बॉडी में नर्वस सिस्टम है उसको पेरिफेरल बोलते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो प्रकार का होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एएनएस और एसएनएस। ठीक है, तो एएनएस क्या होता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? वो एक्टिवेट होता है फाइट और फ्लाइट, जब आपके साथ कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए, करो या मरो, करो या मरो नहीं, करो मरो या भागो, ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, उस समय आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। कैसे, उसमें क्या होता है मैं ये बताने वाला नहीं हूं, आप ये जानते हैं। दूसरा आपका है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो क्या करता है, जब वो खतरा आपका टल जाता है तो वो आपके शरीर के जितने पैरामीटर्स में बदलाव आया था उनको वो नॉर्मल कर देता है, ये उसका। फिर एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक होता है जो हमारा ना मस्कुलर मूवमेंट होता है, ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं, जो ये सारे मूवमेंट हम कर रहे हैं, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक, अब नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम जब आती है तो कौन कौन से मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? सबसे पहले लैक ऑफ अटेंशन, हम अपना अवधान ध्यान नहीं लगा पाएंगे। बैलेंस सिंड्रोम, एक बैलेंस सिंड्रोम होती है, उसका मतलब ये होता है कि हम एक बार में एक से ज्यादा चीजें नहीं देख पाते, क्योंकि जब आप यहाँ देख रहे हैं, आप मोबाइल की स्क्रीन भी देख रहे हैं, स्क्रीन पर हो सकता है जो आप पीपीटी चल रहा है इसको भी देख रहे हैं, आप मेरा फोटो भी आपके पास आ रहा है, तो ये सारी एक साथ अधिक देख रहे हैं। लेकिन जो बैलेंस सिंड्रोम से सफर करता है वो सारी एक से अधिक चीजें नहीं देख सकते। विजुअल अटेंशन डिसऑर्डर्स को बोलते हैं। देन कम्स डिसफंक्शनल मेमोरी, आपके यादाश्त में अभी प्रॉब्लम होने लगती है। फेलियर इन एग्जीक्यूटिव फंक्शनैलिटी, जो आपके मस्तिष्क का जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे डिसीजन मेकिंग, आप सोच विचार करना, जजिंग किसी चीज को, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारों को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। तो इसमें भी प्रॉब्लम्स आने लगती है नर्वस सिस्टम के में कुछ प्रॉब्लम आने से। और परसेप्चुअल प्रॉब्लम, हेलुसिनेशन, विभ्रम हमें होने लगता है, वो चीज है ही नहीं फिर भी हमें कुछ सुनाई देगा, कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती है। ये थे हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स या मेंटल डिसऑर्डर्स। तो अगर इसी बीच किसी को कोई प्रश्न अगर पूछना है तो अनम्यूट करें एंड दे कैन आस्क मी द क्वेश्चन। कोई प्रश्न आपका मन में है तो बताएं। आज का इतना पार्ट ब्रेन नर्वस सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा भाई, बायोलॉजिकल मॉडल का हिस्सा। मतलब एनी क्वेश्चन? या तो देखो सबको समझ में आ गया, या कुछ समझ में नहीं आया, कुछ नहीं सुना आपने, तो व्हाट आई शुड अज्यूम, मैं क्या मानूं? मनीषा बताओ, मनीषा ने अनम्यूट किया हुआ है, बताइए। कुछ समझ में आया सर। कुछ समझ में आया? यस सर। तो क्या समझ में नहीं आया वो बताओ, बताओ क्या समझ में नहीं आया? बहुत सारे बच्चे लेट ज्वाइन किया, लेट ज्वाइन किया, या दैट इज द प्रॉब्लम। आज तो मैंने लेट शुरू किया, कल तो मैं करेक्ट 8 बजे शुरू कर दूंगा। अलीशा नंबर 1 पर है, पूजा नंबर 1 पर है, बताएं पूजा। अलीशा बताएं। वंदना, एकता, हिमांशु, और रोल नंबर लक्ष्मी, कुलदीप, पुष्पा, शर्मिला, नवीन, मनीषा, कोमल, हेमा, संजना, ऋतु, विक्रम, अनमोल, कशिश, तमन्ना, पूजा, साक्षी, ये सारे हैं मेरे पास। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू, इसका मतलब आपको समझ में आ गया।